ओए चोर, तुझे कोई ढूंढने नहीं आया, पर मौत, वो हर रोज तुझसे मिलने आती है। मौत से डरने वाले होते हैं राजा। मैं तो वो हूँ जिसे बचपन में ही जिंदा दफनाया गया था। अरे तू क्या समझता है, ये जंजीरें तुझे बांधती हैं या तेरा खून राजाओं वाला है? यहाँ हर कैदी यही सपना देखता है, पर जब भूख हड्डियाँ चूसती है और सड़ी हवा सांस रोकती है, तब हकीकत समझ में आती है। अब चुपचाप सड़ने की आदत डाल ले। राजा नहीं, तू बस एक सड़ा हुआ कैदी है और रहेगा। मुझे चोर कहा, क्योंकि मैंने रोटी चुराई थी भूख से हार कर। पर जो गद्दी पर बैठे हैं, उन्होंने तो पूरा वतन चुरा लिया, सत्ता की भूख में। फर्क सिर्फ इतना है, उनकी चोरी को राजनीति कहते हैं। तुम कौन हो और मुझे क्यों देख रहे हो इस तरह? मैं वो हूं जो जानता हूं कि तू कौन है। तू चोर नहीं, खोया हुआ वारिस है, ब्रज का असली उत्तराधिकारी, राजकुमार वयान। अगर मैं सच में कोई राजकुमार होता तो आज इन जंजीरों में क्यों जकड़ा होता? क्योंकि तेरे माता पिता को इसी राज्य के राजा और रानी ने मरवा दिया था। नहीं, ये नहीं हो सकता। मैंने तो अब तक रघुनाथ को ही अपना पिता माना, और जिसे मैं माँ कहता था वो तो मेरी असली माँ थी ही नहीं। तो फिर मैं कौन हूँ? सिर्फ एक मोहरा, एक ऐसा वारिस जिसे गुमनामी में भेज दिया गया। तेरे पिता राजा दिग्विजय और तेरी माता रानी अवंतिका ईमानदार थे, जनता से जुड़े हुए, पर उस समय के दरबारियों और सेनापति ने उनके खिलाफ षड्यंत्र रचा। मौजूदा राजा और रानी ने सत्ता के लिए अपने ही भाई भाभी को मरवा दिया। तो मैं बरसों से उन हथियारों की छत्र छाया में पल रहा था। पल नहीं, इस्तेमाल हो रहा था। अब वो चाहते हैं कि तू कभी जिंदा न बचे। कल सुबह दरबार में तुझे फांसी की सजा सुनाई जाएगी, एक और झूठे इल्जाम के साथ। पर अब सुन, इस जेल के नीचे एक सुरंग है। वो सुरंग तेरे पिता ने बनवाई थी युद्धकाल के लिए। वो सुरंग अब भी मौजूद है, बस बंद है, पर उस तक पहुंचा जा सकता है। तो आज रात मैं सिर्फ अपनी जान नहीं बचाऊंगा, बल्कि अपने माँ बाप का बदला भी शुरू करूंगा। इस काम में हमें मदद चाहिए। एक पहरेदार है, राघव। उसके माता पिता भी इसी राजनीति में मारे गए थे। वो हमारे साथ है। अगर वो मेरा साथ दे तो वचन देता हूँ, एक दिन उसे अपने राज्य का प्रहरी बनाऊंगा। तो तैयार हो जा वयान, क्योंकि आज रात एक चोर नहीं, एक राजा भागेगा। तुम कौन हो? मैं राघव हूँ राजकुमार। अब वक्त आ चुका है इस राज्य से दूर जाने का। यह रास्ता किसी नक्शे में नहीं, और ये रास्ता सिर्फ बाहर नहीं जाता, मेरे अतीत की ओर मुड़ता है। इस सुरंग में सड़न की बदबू है, लेकिन पहली बार ये बदबू आजादी की लग रही है। बचपन से मैं दूसरों के बनाए रास्तों पर चला, अब मैं खुद फैसला लूंगा, मोड़ भी, मंजिल भी। तू समझ रहा है वयान, यह लड़ाई सिर्फ तुझसे है नहीं, तेरे खून से है। क्या मतलब है तुम्हारा? क्या ये सब सिर्फ रघुनाथ की साजिश है? नहीं बेटा, ये साजिश तेरे खून की विरासत से है। रघुनाथ जानता था कि तू असली वारिस है। ब्रज राज्य के तेरे असली माता पिता राजा और रानी थे। मतलब मेरा खून शाही है, और वो जिन्होंने मुझे पाला वो हत्यारे थे। तेरे माता पिता को जहर दे दिया गया था और तुझे कालकोठरी में डालने की योजना तभी बना ली गई थी, पर एक रहस्य अभी बाकी है। तेरे नाना नानी। नाना नानी क्या वो जिंदा हैं? हाँ, वो एक गुप्त किले में रहते हैं, ब्रज की सीमा पर, पहचान छुपाकर। वो अब भी न्याय की लौ जलाए बैठे हैं। चल उनसे मिलते हैं। फांसी की तारीख तय कर दो। इस बार कोई गलती नहीं होनी चाहिए। वयान जिंदा नहीं बचना चाहिए। अगर वो भाग गया तो हमारा सारा ताना बाना बिखर जाएगा। जो तिल तिल कर हमने बुना वो सच की एक चिंगारी से जल जाएगा। हमें सिर्फ उसकी मौत नहीं चाहिए, बल्कि उसके नाम का भी खात्मा चाहिए। इसलिए अब आग से खेलेंगे, और वो चिंगारी नहीं बनेगा, वो राख बन जाएगा। एक ऐसा अंत कि कोई फिर से सवाल न कर सके। उसकी हर सांस हमारी हार है, और अब हम हार नहीं सकते। सुनो सुनो, आज ब्रज राज्य के समक्ष यह घोषणा की जाती है कि एक निर्दोष व्यापारी रघुनाथ दास की निर्मम हत्या और महल के खजाने से सोने के मुकुट और मोहरों की चोरी का दोषी पाया गया है। राज्य की जांच में दोषी ठहराया गया है, कोई और नहीं,
बल्कि जेल में बंद कैदी राजकुमार वयान। राजकुमार वयान, चोर, हत्यारा, ये कैसे हो सकता है? जिसने अपने प्राणों की परवाह किए बिना गांव वालों की जान बचाई, वो कैसे दोषी हो सकता है? लगता है दरबार में कुछ तो गड़बड़ है, जैसे कोई सच्चाई दबाई जा रही हो। अगर वो वाकई दोषी होता तो रघुनाथ इतने भयभीत क्यों होते उसके नाम से भी? राजा वही होता है जिसे प्रजा याद करे, और हम वयान को भूले नहीं। कुछ तो है जो हमें फिर से सोचने पर मजबूर कर रहा है। नाना जी प्रणाम, नानी जी प्रणाम। हे भगवान, ये किस हाल में है तू बेटा? ये जख्म, ये हालत, किसने तुझ पर ये सितम किया? आजा बेटा, बैठ जा। थोड़ी देर में राजवैद्य आ जाएंगे। वह तेरी चोट पर मरहम लगाकर ठीक कर देंगे। नानी जी, ये घाव तलवारों से नहीं, झूठ की राजनीति से मिले हैं। मैं समझता था रघुनाथ ही मेरे पिता हैं और वो रानी मेरी माँ, लेकिन वो दोनों सिर्फ एक मुखौटा थे। असली चेहरा कुछ और ही निकला। तो तू जान चुका है सच्चाई का एक हिस्सा, लेकिन बेटा, उस साजिश की गहराई अभी बाकी है। तेरे माता पिता, हमारे बेटे और बहू, उन्हें मार दिया गया सिर्फ इसलिए कि तू गद्दी तक न पहुंच सके। हमें लगा था तुझे भी मार डाला गया होगा, पर अब जब तू हमारे सामने खड़ा है, मैं फिर से जी उठी हूँ। मैंने जिंदगी भर खुद को एक मामूली चोर समझा, गलतियां की, पर हर गलती मेरी जरूरत थी, मेरी मजबूरी थी। पर आज समझ में आया, असली दलदल तो उस राजनीति का था जिसने मुझे बचपन में ही लूट लिया। मेरे माँ बाप, मेरा नाम, मेरी पहचान, सब छीन लिया। मुझे गुनहगार नहीं बनाया गया, मुझे गुनाह में धकेला गया। साजिशें रची गईं, चेहरों के पीछे चेहरे थे, और मैं सिर्फ एक मोहरा था उस शतरंज में। पर अब नहीं, अब मैं उस राजनीति का हिस्सा नहीं बनूंगा। अब मैं वो तूफान बनूंगा जो उसकी नींव तक को हिला देगा। अब समय आ गया है बेटा। तेरे खून में जो अग्नि है वो सिर्फ बदले की नहीं, न्याय की लौ है। हम तुम्हारे साथ हैं। ये लड़ाई अब सिर्फ तेरी नहीं, एक राजवंश की पुनर्प्रतिष्ठा की है। महाराज, वयान वो भाग गया है। काल कोठरी खाली मिली है और सुरंग का द्वार टूटा हुआ था। अगर वो बाहर है तो सिर्फ हमारा राज नहीं, हमारा अस्तित्व संकट में है। अब वो कैदी नहीं, दुश्मन है, और उसे जिंदा छोड़ना मतलब अपनी कब्र खुद खोदना। अगर उसने सच जान लिया, अगर वो लोगों तक पहुंचा, तो जो ताज हमारे सिर पर है वो लोगों की आग में जल जाएगा। तो अब आग हम लगाएंगे, ऐसी आग जो हर गली, हर रास्ते को भस्म कर दे, कोई बचने न पाए। ये युद्ध अब शुरू हो चुका है, और ये राज्य अब शांति नहीं, खून मांगेगा। तैयार हो जाओ। हम युद्ध नहीं चाहते, पर अन्याय का अंत जरूरी है। हमें रघुनाथ को उसी के बनाए जाल में फंसाना होगा। हमारा पहला कदम है उसके सबसे पुराने विश्वास पात्र को उसकी नजरों से गिराना। सेनापति वीरसेन, अगर हम उसकी पत्नी की मृत्यु की सच्चाई उसे बता दें, तो उसका विश्वास डगमगाएगा। राजमहल के पीछे एक भूमिगत सुरंग है जो पुराने समय में गुप्त संदेश पहुंचाने के लिए इस्तेमाल होती थी। उसी से हमें किले के भीतर एक संदेश पहुंचाना होगा। मैं खुद उस सुरंग से जाऊंगा। मैं वीरसेन तक पहुंचूंगा और उसे संदेश दूंगा। वयान, रुक जा। अब हर पहरे पर तेरा नाम लिया जा रहा है। हर गली, हर घोड़ा तुझे खोज रहा है। तुझे अब मारने का हुक्म जारी हो चुका है। शौर्य, तू यहाँ क्या कर रहा है? आखिरी बार जब तुझे देखा था तो हम दोनों ने कसम खाई थी, अगर कभी अन्याय के खिलाफ लड़ाई हुई तो साथ लड़ेंगे। और अब तू यहीं इस सुरंग के पास। आज मैं तुझे बचाने आया हूं वयान। तूने मुझे उस दिन नदी में डूबते हुए बचाया था, याद है ना? अगर तू ना होता तो मैं आज यहां ना होता। अब मेरी बारी है। पर यह मेरा युद्ध है शौर्य।
ये आग मेरे सीने में जल रही है, मैं नहीं भाग सकता। और अगर तुझे कुछ हो गया तो ये आग बुझ जाएगी बिना किसी रोशनी के। तू जिंदा रहेगा तभी ये सारा खेल आगे बढ़ेगा। मैं जाऊंगा उस सुरंग से और ये पत्र वीरसेन को सौंप दूंगा। इसमें वो सच्चाई है जो वीरसेन की दुनिया हिला देगी। बता देना, ये किसी दुश्मन का नहीं, एक पुराने साथी का संदेश है। जैसा तू कहेगा वैसा ही होगा। अब तू वापस चल और उस अंतिम चाल की तैयारी कर जिसके बाद हर चेहरा बेनकाब होगा। वीरसेन, मुझे तुमसे कुछ बेहद जरूरी बात करनी है। शौर्य, तुम यहां और इस समय? क्या बात है? तुम्हारा चेहरा कह रहा है कि कोई साधारण बात नहीं होने वाली। मैं जानता था तुम आने वाले हो शौर्य, और मैं ये भी जानता हूं कि वयान जेल से भाग चुका है। सवाल ये है, अब उसके पास कौन सी चाल है जो मुझे भेजी गई? तुम सच में पुराने युद्धियों की तरह हो, सब पहले से भांप लेते हो। हां, वयान भाग चुका है, लेकिन वो सिर्फ भागा नहीं है, वो सच्चाई लेकर निकला है। और यही लो, ये पत्र उसी सच्चाई का वाहक है। यह आदेश पूर्णतः गोपनीय है और इसके क्रियान्वयन में किसी प्रकार की कोताही स्वीकार्य नहीं होगी। प्राप्त खुफिया सूचनाओं के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला गया है कि पायल, पत्नी सेनापति वीरसेन, राजमहल की गुप्त सूचनाएं बाहरी तत्वों तक पहुंचा रही है। उसकी गतिविधियां हमारे शासन के लिए एक गंभीर खतरा बन चुकी हैं। अतः आदेश दिया जाता है कि पायल को शीघ्र, अतिशीघ्र, बिना किसी सार्वजनिक उपद्रव के मौन रूप से समाप्त कर दिया जाए। ये कैसे हो सकता है? मेरी बेटी की मां, उसे रघुनाथ ने मरवाया और मैं उसी के लिए जान की बाजी लगाता रहा। यही तो वयान चाहता था कि तुम्हें सच्चाई खुद समझ आए। ये पत्र कोई आरोप नहीं, एक गुहार है कि तुम अब आंखें खोलो और तलवार उस ओर उठाओ जहां अन्याय है। मैंने अपने जीवन का हर पल उस रघुनाथ की सेवा में बिताया और अब लगता है मैं अपने ही हाथों से अन्याय की नींव मजबूत करता रहा। नहीं, अब नहीं। अब मैं वो करूंगा जो एक पिता को करना चाहिए, जो एक योद्धा को करना चाहिए। तो क्या तुम हमारे साथ हो? मैं सच्चाई के साथ हूं, और अगर सच्चाई तुम लोगों के साथ है तो मेरा जीवन, मेरी तलवार, मेरी सेना सब तुम्हारे साथ है। पर याद रखना, अब जो युद्ध होगा वो भीतर से भी लड़ा जाएगा, क्योंकि महल के पत्थर भी अब बोलेंगे। क्या पत्र पहुंच गया? सेना का एक पिल्लर अब हिल चुका है। वीरसेन अब हमारे साथ है। भले ही हमने उससे सीधे नहीं मिला, पर सच्चाई अब उसकी तलवार तक पहुंच गई है। राज्य के हर कोने में जनता के सीने में रघुनाथ की सड़न भर चुकी है। अब बस उन्हें किसी को देखना है जो सच्चाई बोले और डराए नहीं। मैं सड़कों पर उतरूंगा, चुपचाप, गुप्त रूप में। जहां भूख है मैं रोटी दूंगा, जहां आंसू हैं वहां सच्चाई। लोग मुझे चोर कहते थे, अब मैं उन्हें उनकी आवाज बनकर दिखाऊंगा। हम तीनों, मैं, मंत्री पार्यंक और भास्कर आए एक ही खाई में थे। जब दुश्मनों ने घेरा डाला, भास्कर बुरी तरह घायल हो गया। हम तीनों भागते भागते एक नदी के पास पहुंच गए थे। मुझे भी एक तीर लगा था और भास्कर को 4 तीर लगे थे। उसने पार्यंक से कहा, मेरे बेटे का ख्याल रखना, अगर मैं न लौटा तो तू उसका पिता बन जाना। पार्यंक ने हामी भरी, पर उसी पल अपनी तलवार फेंक कर भाग गया। मैं तो किसी तरह बच गया, मगर भास्कर वहीं तड़प कर मर गया। उसे एक पिता चाहिए था, उसे एक मित्र चाहिए था, पर उसे सिर्फ अकेलापन और मौत मिली। और उसने लौटकर क्या कहा कि भास्कर वीर गति को प्राप्त हुआ। सच्चाई ये थी कि भास्कर को मौत नहीं मिली, उसे छोड़ा गया था। मंत्री पार्यंक के पुराने युद्ध सहयोगी का पत्र मुझे उसके घर से प्राप्त हुआ था, जब वह वीर गति को प्राप्त हुआ था। इस पत्र में यह सब लिखा गया था। यह देखो, यह पत्र मुझे वीर सिंह के घर मिला था जब उसकी मृत्यु हुई थी। इसमें तो लिखा गया है कि संसाधनों की तंगी के कारण बालक को श्रमिक अनुबंध के अंतर्गत बेचा गया। सही में आज समझ आ गया कि राजनीति में सिर्फ राजपाट नहीं बिकते, रिश्ते भी बिकते हैं। यहां तख्त के लिए खून बहाना कोई बड़ी बात नहीं, पर जब कोई किसी के बेटे को बेच दे, किसी दोस्त को धोखा दे या किसी मां की गोद छीन ले,
सिर्फ अपनी कुर्सी बचाने के लिए, तो समझ लो ये सिर्फ सत्ता की भूख नहीं, इंसानियत की लाश पर खड़ी हुई हुकूमत है। यहाँ ताज सोने का नहीं, आंसुओं और वादों की चूरे की ईंटों से बना होता है। राजनीति ने राजाओं को नहीं बदला, राजनीति ने इंसानों को सौदागर बना दिया, जो अब रिश्तों की बोली लगाते हैं और वफा को तौलते हैं। मुझे उसके घर में एक संदूक मिला था जिसमें एक पत्र था। उसमें जो मैंने पढ़ा उसे पढ़कर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। उसमें लिखा गया था कि गरीबों के लिए कभी अग्रिम पंक्ति में मंत्री पार्यंक को स्वयं मोर्चा संभालना था। रणनीति की रेखाएं खींची जा चुकी थीं और समस्त सेना को विश्वास था कि राजा उनके साथ युद्धभूमि में उतरने वाला है, जैसे एक सच्चा नायक अपने सिपाहियों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर। लेकिन अंतिम क्षण में, जब युद्ध केवल कुछ घड़ी दूर था, पार्यंक ने चुपचाप आदेश बदल दिया। उसने कहा, इस मोर्चे पर अब सिपाही आलोक और 1000 सैनिक जाएंगे। उन्हें अनुभव की जरूरत है। आलोक, जो उसका सबसे वफादार सिपाही था, जिसने वर्षों तक अपने राजा के लिए तलवार चलाई, जान दी, पर कभी सवाल नहीं किया, उसे भेजा गया उस रणभूमि में जहां जाने का अर्थ था वापसी की कोई गारंटी नहीं। और हुआ भी वही। आलोक और 1000 सैनिक लौटकर कभी नहीं आए। ना उनकी राख, ना उनकी तलवार, ना उनकी कोई चिट्ठी। और युद्ध के बाद जब सैनिकों ने रिपोर्ट पढ़ी, उसमें केवल एक पंक्ति लिखी थी, योजना के अनुसार सिपाही आलोक और 1000 सैनिकों ने वीरगति प्राप्त की। किसी ने यह नहीं पूछा कि योजना कब बदली। किसी ने यह नहीं सोचा कि राजा ने क्यों पीछे कदम खींचे। पर अब वर्षों बाद जब सच की परतें खुल रही हैं, तो सवाल उठते हैं, क्या आलोक और 1000 सैनिकों को अनुभव दिलाने भेजा गया था, या राजा ने अपनी जान बचाने के लिए उन्हें मरने भेजा था? और उस मौत ने मंत्री का नाम इतिहास में चमका दिया। उसने खुद मैदान में तलवार नहीं चलाई, न ही कोई घाव खाया, पर फिर भी उसके नाम के जयघोष गूंजते रहे चारों ओर। क्यों? क्योंकि उसने अपने नीचे खड़े किसी और को आग में झोंक दिया और फिर उसी की चिता की राख पर खड़ा होकर राजसी सम्मान, वीरता के मेडल और सभाओं में तालियां बटोरी। कहानी यही सुनाई गई कि मंत्री ने योजना बनाई, युद्ध जीता, देश की सेवा की, पर कोई ये नहीं जान पाया कि उस योजना में एक निर्दोष की मौत और एक मित्र की गद्दारी छुपी थी। ऐसा सम्मान, वो ताज, वो मेडल जो राख से नहीं खून से सींचा गया हो, उसकी चमक नहीं, बस बदबू आती है। वो इज्जत नहीं होती, वो धोखा होता है जो एक जिंदा इंसान की जान लेकर उसे इतिहास में दफना देता है। अगर ये ही राजनीति है, तो ये सबसे खूबसूरत चेहरे के पीछे सबसे गंदा खेल छुपा है, और अब वो हर नकाब उतारना जरूरी है। मैं जानता हूं, आप में से कई लोग मेरे नाम से डरते हैं, पर आपको डर मेरे नाम से नहीं, बल्कि उस सच्चाई से है जो आपके सुनियोजित व्यापार में दरार डाल सकती है। देखिए वयान, हम व्यापारी लोग हैं, हमारा काम व्यापार करना है। राजमहल की राजनीति में दखल देना हमारा काम नहीं। पर जब आपकी दुकान उस तिजोरी से जुड़ी हो जिसकी चाबी राजा के दरबार में रखी हो, तो राजनीति खुद आकर आपकी गिनती में घुस जाती है। सेठ जी, आप सबको राजमहल से फायदा हुआ है, टैक्स छूट, सुरक्षा गारंटी और महलों के ऑर्डर। लेकिन कभी ये सोचा है, अगर कल जनता उठ खड़ी हुई और आप पर उंगली उठी कि आप उनके लहू से तिजोरियां भरते रहे, तो क्या बचा पाएंगे अपनी इज्जत, अपनी दुकान, अपनी संतान की विरासत? तो फिर हम क्या करें? दरबार से सीधे मुंह मोड़ लें? हम तो सजा के हकदार बनेंगे। आपको मुंह नहीं मोड़ना, आपको धीरे से बांटना है। दरबार में जो बैठे हैं उन्हें लगे कि आप अब भी उनके साथ हैं, पर हकीकत में आप हमारी तरफ से उनके बीच जहर बोएंगे। आपके पास वही हथियार है जो राजा के पास है, जनता की नब्ज और बाजार की सांस। अगर आपने आज सही पक्ष चुना, तो कल आपके नाम के आगे राजद्रोही नहीं, जननायक लिखा जाएगा। मुझे एक बात बताओ, तुम ये सब सिर्फ बदला लेने के लिए कर रहे हो, या वाकई तुम इस राज्य को बदलना चाहते हो? अगर ये सिर्फ बदला होता, तो मैं भी छुपकर तुम्हारी तिजोरियां लूटता। पर यह जंग है उस विश्वास को वापस लाने की जो मंत्री पार्यंक और राजा रघुनाथ ने सालों से बाजार में गिरवी रखा है। मैं तुम्हारा माल नहीं लूंगा। अगर मैं साथ दूं, तो मुझे क्या करना होगा? राजमहल के नए आदेशों की पूर्व जानकारी हमें मिलेगी। बाजार में अफवाहों का बीज आप बोओगे। साथ ही अगले कर संग्रह में आप ऐसा खेल करोगे कि दरबार के पास सिर्फ गुस्सा होगा, पैसा नहीं। 1 साल पहले
जब मैं कालकोठरी में था तब एक बंदी आया था जिसे किसी ने भेजा नहीं था, लेकिन जाते जाते वो मेरे पास एक संदूक छोड़ गया था जिसमें था राजा, मंत्री और तुम सबके राज। उसमें जो है वो सिर्फ सत्ता को नहीं, पूरे राज्य को जला सकता है, और मैं अब तक सिर्फ शुरुआत कर रहा था। दोस्तों, ये कहानी का दूसरा भाग था। आपको कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।